सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का, उसका नाम है एंगुलर मोशन, लीवर और सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हम लोग कोणीय गति पढ़ेंगे, लीवर यानी कि उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल्स के पोर्शन काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन इस टॉपिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जैसे आपसे पूछ देगा कि झूले में बैठा व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपसे पूछ देगा ये किस प्रकार का उत्तेलक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी का उत्तेलक। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। और बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पिछली बार पूछा था कि एक डिस्क है, डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक, जहाँ से 90% लोग आंसर नहीं बनाए थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था या वो इतने डीपली साइंस पढ़े ही नहीं थे। तो इसलिए हम लोग आज ये टॉपिक लेकर आए हैं कि अगर बीएसएससी या रेलवे जो भी है वो कितना भी डीप जाए तो इससे ज़्यादा डीप वो नहीं जा पाएगा और क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे एग्जाम में। तो हम लोग फिजिक्स जो भी कर रहे हैं, याद रखिए हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को भी लेके चल रहे हैं और साथ में हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपका नंबर ना कटे साइंस से। अगर कोई नंबर साइंस किसी एग्ज़ाम में साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी एक फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्ट वाले एग्जाम में भी साइंस का पोर्शन ज़्यादा है, साइंस उससे पूछा जाता है। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक मैक्सिमम पोर्शन आपका फिजिक्स का कंप्लीट करवा दूँ, या कोशिश करता हूँ फिजिक्स से कंप्लीट करवा दूँ, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंगुलर मोशन, लीवर और सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोशन कोणीय गति होता क्या है? यदि आप जिस पथ में मूव कर रहे हैं वो पथ कोणीय हो, एंगुलर हो, अर्थात एंगल बार बार बदल रहा हो, यानी और इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन। और याद रखिएगा एंगुलर मोशन जो होता है वो एक 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ये 3D मोशन नहीं होता है। जनरली जो होता है एंगुलर मोशन, वो कोणीय गति एक पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है, यानी कि अपने पथ को वो बार बार दोहराता है, पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। और एंगुलर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सर्कुलेटरी मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन जिसे वृत्तीय गति बोलते हैं, और एक रोटेटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग सर्कुलेटरी मोशन को ही रोटेटरी मोशन समझ लेते हैं, जो कि एक भूल है। सर्कुलेटरी मोशन रोटेटरी मोशन से अलग होता है। तो कैसे अलग होता है चलिए उसको देखते हैं। जब भी मोशन हमारा सर्कुलर हो तो वो क्या होता है? एक बिंदु के चारों ओर घूमता है, या एक रड या किसी चीज़ के चारों ओर घूमता है, किसी बिंदु या वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस मोशन को सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन कहते हैं, या वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं की एक्सिस पर चक्कर लगाता है, अपने आप के एक्सिस पर चक्कर लगाता है, तो इसे रोटेटरी मोशन बोलते हैं या घूर्णन गति बोलते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह या पृथ्वी, मान लीजिए यहाँ पर सन है और इसके चारों ओर अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ किसके चारों ओर घूम रहा है? सन के चारों ओर घूम रहा है, तो सन हो गया इसका सेंटर, ठीक है। तो किसी बिंदु या वस्तु हो गया, सन हो गया वस्तु, तो किसी वस्तु के चारों ओर घूम रहा है तो वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। उसी तरह पृथ्वी के चारों ओर अगर चंद्रमा घूमेगा तो ये भी सर्कुलर मोशन है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये भी आपका कैसा मोशन हो जाएगा? ये भी आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। वृत्ताकार मोड़ पर कोई वाहन घूमता है, जैसे मान लीजिए सर्कुलर रोड है, यहाँ पर ट्रक, कार या कोई भी साइकिल, मोटरसाइकिल अगर घूम रहा है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आगे बात करें मौत का कुआं भी आपका एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। डोरी से पत्थर बांधकर घुमाना, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है उसमें रस्सी लगा दिए, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। लेकिन रोटेटरी मोशन का एग्जांपल देख लेते हैं। घड़ी की सुइयाँ देखिए, ये मान लीजिए घड़ी का सेकेंड वाला सुई है, पीछे इसका एक पाइवोट लगा होता है, यानी कि एक रड लगा होता है। उस रड के चारों ओर घड़ी की सुइयाँ घूमती है, यानी कि अपने ही अक्ष पर वो घूमती है। पंखा का बात करें तो पंखा में एक ऊपर में रड लगा होता है, उस रड के चारों ओर घूमती है, यानी कि वो उसका खुद का एक्सिस है, वो किसी और का एक्सिस नहीं है, वो अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। तो पंखा का घूमना सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो एक रोटेटरी मोशन होगा। मोटर का घूमना, मोटर का जो रोटर होता है,
मोटर का जो रोटर होता है वो जब घूमता है तो वो अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है, इसलिए वो एक रोटेटरी मोशन हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर घूमती है, देखिए पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, एक तो सन के चारों ओर घूमती है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो कि 365 दिन का समय लगता है घूमने में। सन के चारों ओर घूमने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। वही अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो उसे बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से दिन और रात होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है दिन और रात का होना अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मौसम का परिवर्तन, मौसम बदलना, मौसम का बदलना अर्थ के रिवॉल्यूशन से होता है, रिवॉल्यूशन से होता है, यानी कि जो सन के चारों ओर अर्थ घूमती है उससे उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिससे मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसे बोलते हैं रोटेशन। ये रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इससे दिन और रात होते हैं और एक दिन होने में 24 घंटे का समय लगता है। घूर्णन लट्टू, कोई लट्टू घूमती है तो वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो वो एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन का। फिरकनी, फिरकनी जो होता है वो ऐसा होता है, देखिए इसका शेप बनाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये फिरकनी होता है, जनरली मेला वगैरह में मिलता है। इसको आप घुमाते हैं ऐसे जोर से, हाथ अपने हाथों से ऐसे करके, जैसे चाबी देते हैं ना वैसे इसको गोल से ऐसे घुमाते हैं तो ये घूमते 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 ऊपर चली जाती है, तो ये फिरकनी बोलते हैं इसको। ये भी अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है, इसलिए इसे भी हम लोग रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल देंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। शक्तिमान जो घूमता, देखिए शक्तिमान देखते होंगे ऐसे करता था, गोल गोल घूम जाता था। शक्तिमान जो घूमता था वो भी आपका रोटेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड जो है ये सर्कस का झूला होता है, वो सर्कस का झूला भी अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है, वो भी एक रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो चलिए डायरेक्ट आपसे एग्जाम में देगा मैरी गो राउंड किस टाइप के मोशन का एग्जाम्पल है? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये पीरियोडिक नहीं देगा या नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको रोटेटरी मोशन मारना है। तो चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में आप फंस जाएंगे, बहुत आदमी इसका आंसर नहीं मार पाएगा। इसीलिए आपको बेसिक से समझना जरूरी है और किस मोशन को क्या कहते हैं वो जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए, जो हम लोग फोर्स वगैरह पढ़े, फोर्स, एक्सेलरेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन होता है तो उसे लीनियर मोशन बोलते हैं या रेखीय गति बोलते हैं। लेकिन अगर वही मोशन एक सर्कुलर पाथ में या रोटेशन के टर्म में हो जाए या वो किसी एंगल पर घूमने लगे, उसे एंगुलर मोशन या कोणीय गति कहते हैं। इसमें कंपैरिजन समझिए, लीनियर मोशन में होता है मास, क्या होता है? मास, यानी कि द्रव्यमान। जबकि एंगुलर मोशन में क्या होता है? मास ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मास ऑफ इनर्शिया। मास की जगह पर मास ऑफ इनर्शिया हो जाता है। लीनियर मोशन में आपका होता है रेखीय गति, भी को क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन या लीनियर वेलोसिटी। इसमें क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। इसमें होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन, ठीक है। इसमें होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। क्या होता है? कोणीय विस्थापन। इसमें होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। इसमें होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अंतर समझिए, लीनियर मोशन में होता है फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को, रुकी हुई वस्तु को मोशन में ला जाता है या मोशन में चल रही वस्तु को रोक देता है। जबकि एंगुलर मोशन में फोर्स की वजह से क्या होता है? फोर्स की जगह पर टॉर्क होता है, टॉर्क, बल आघूर्ण जिसे बोलते हैं। और ये टॉर्क किसी रुकी हुई वस्तु को रोटेट करने में सक्षम होता है या रोटेट की हुई वस्तु को रोकने में सक्षम होता है। ये टॉर्क, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो ये अंतर है, आप समझिए। अब इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे लीनियर मोशन में होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग एक एरो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है, L1, ठीक है, L के ऊपर 1, इसका ये डायमेंशन है, विमा है। वही कोणीय विस्थापन का बात करें, जैसे यहाँ विस्थापन था उसी तरह इसमें कोणीय विस्थापन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे थीटा से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई 0 डिग्री से 10 डिग्री चला तो कितना अंतर हुआ? थीटा। तो वो जाए θ2 - θ1, यानी कि दोनों कोण में पहले जितना कोण था और अभी जितना कोण है उसमें जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं थीटा, और थीटा को ही बोलते हैं कोणीय विस्थापन। और इसका यूनिट क्या होता है? याद रखिएगा, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसे मीटर, सेंटीमीटर नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए इसे डायमेंशन लेस बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियाँ होती है जिनका यूनिट तो होता है, इकाई है। देखिए इसका यूनिट है रेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है।
तो ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, आगे बात करें रेखीय वेग यानी कि लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो विस्थापन बटा समय होता है d/t। ये भी वेक्टर है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड LT-1। जबकि इसमें क्या होता है, एंगुलर मोशन में कोणीय वेग हो जाता है जिसे ओमेगा से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। ठीक है, इसको W से थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं, इसको ओमेगा थोड़ा सा हल्का मुड़ा रहता है। ठीक है, ओमेगा ओमेगा। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बटा टी। यानी कि जो भी आपका कोणीय विस्थापन हुआ है, कोणीय विस्थापन उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो कोणीय वेग आ जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? थीटा का यूनिट होता है रेडियन, टाइम का सेकेंड, तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है, केवल टाइम का यूनिट होता है, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा T-1। याद रखिएगा। और T-1 किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का। याद रखिएगा, कोणीय वेग और आवृत्ति का यूनिट समान होता है, सेम होता है। जो यूनिट आपका फ्रीक्वेंसी का होगा वही यूनिट कोणीय वेग का भी होता है। और इसका फॉर्मूला होता है भी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? भी इक्वल टू ओमेगा आर। यानी कि ओमेगा को अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हम लोग का इन लोग का रिलेशन हो जाएगा, भी इक्वल टू ओमेगा आर। आगे बात करते हैं रेखीय त्वरण, ए इक्वल टू डेल्टा V बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। इसी को हम लोग V-U/T लिखते थे, V-U/T। और इसका यूनिट क्या होता था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT-2। ये सारी चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कोणीय त्वरण के बारे में नहीं पढ़े हैं। इसे हम लोग अल्फ़ा से दिखाते हैं, अल्फ़ा। और अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बटा टी, यानी कि कोणीय वेग में परिवर्तन, यानी कि ω2 माइनस ω1 बटा टी। और देखिए ओमेगा तक का तो t का पावर -1 होता है यूनिट, तो t का पावर -1 बटा टी, तो क्या हो जाएगा? t का पावर -2। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा t का पावर -2। और इस एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण अल्फ़ा, a और अल्फ़ा में रिलेशन होता है, a इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर, ये रिलेशन है इस दोनों का। आगे बात करते हैं रेखीय संवेग का। बात करें तो P इक्वल टू mv होता है, P इक्वल टू mv, लेकिन इसे लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन कोणीय संवेग में क्या हो जाता है? P की जगह क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, L को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। मास की जगह क्या हो जाता है? I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और V की जगह क्या होता है? ओमेगा। तो L इक्वल टू I ओमेगा, जब जहाँ पर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है। I एक नया चीज़ जुड़ गया है इसमें, I के बारे में हम लोग समझेंगे। और यही I है आपका BSSC का फेवरेट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है BSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। और बात करें जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पर पढ़िएगा कि कोणीय संवेग जो है इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू mv/r। ठीक है, ये mv तो है ही, इसको एक रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा, यानी कि L इक्वल टू P इंटू mv को क्या बोलेंगे? P बोलेंगे, P इंटू आर। सब जगह देखिए ओमेगा इक्वल टू, देखिए ओमेगा इक्वल टू V इंटू आर, अल्फ़ा इक्वल टू A इंटू आर, उसी तरह L इक्वल टू P इंटू आर। वही है, इधर से केवल R का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रेखीय से हम लोग कोणीय में कन्वर्ट हो जाएंगे। L इक्वल टू mv/r भी एक फार्मूला है। आगे बात करते हैं गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ये होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। जबकि घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो ये हो जाता है हाफ, m की जगह क्या हो जाएगा? I, और v की जगह ओमेगा, I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये अंतर है आपका लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में, और इसी से प्रश्न पूछता है। अब देखिए I तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन BSSC कैसा क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। BSSC जो क्वेश्चन पूछेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछेगा। ये इसका फेवरेट टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालने के तरीके। समझिएगा, ये है आपका रिंग। क्या है? ये रिंग है, थिन सर्कुलर रिंग, ये वृत्ताकार रिंग है। रिंग समझते हैं? अंगूठी जो पहनते हैं आप, अंगूठी, वो एक रिंग है। क्योंकि बीच में खाली रहता है, जहाँ आपका उंगली होती है, यहाँ इसका बीच में पूरा खाली है, बीच में पूरा खाली है, केवल किनारे किनारे ही इसका मास है, द्रव्यमान है, तो इसे रिंग बोलते हैं। अगर सेंटर के बीच से एक लाइन जा रहा है, सेंटर के बीच से, तो इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो यहाँ पर घूमेगा, उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू mr²। और इसका यूनिट देखिए, m का यूनिट हो गया kg और r का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या हो गया? kg मीटर स्क्वायर। तो यही तरीका है आपका निकालने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे आता है ये आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि हाँ I इक्वल टू mr² होता है। अब समझिए
थिन सर्कुलर रिंग का डायमीटर के राउंड, मान ली ये भी रिंग था, ये भी रिंग है, लेकिन ये सेंटर के बीच से पास कर रहा था, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमीटर से पास कर रहे हैं और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, इसमें ये ऐसे घूमता, ऐसे गोल गोल घूमता, जबकि इसमें क्या था, ये ऐसे घूमेगा। ये 3D नहीं है तो मैं आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ जाइएगा। ये ऐसे घूम रहा है, ये आधा पोर्शन इसका ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल टू हाफ mr², और यही हमारा क्वेश्चन था जो BSSC CGL 3 में पूछा हुआ था। आगे बात करते हैं थिन रड। अब रड का बात करते हैं। एक रड है, रड का लंबाई दे दिया है L, लंबाई क्या दे दिया है, L लंबाई है। इसके बीच से, सेंटर के बीच से एक जो लाइन पार हो रहा है, उससे अगर इसको रड को ऐसे ऐसे घुमाया जाए, गोल गोल बीचों बीच घुमाया जाए, तो बीच केंद्र से अगर घुमाया जाए तो थिन रड जिसका लंबाई L है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml²/12। 12 याद रखिएगा, बीच से जाएगा तो 12, लेकिन वही अगर किनारे से ले जाया जाए, इसको किनारे से, अब ये पूरा ऐसे घूमेगा, पूरा ऐसे घूमेगा, किनारे से अगर इसको घुमाया जाए तो किनारे के राउंड अगर घुमाएंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। क्यों, याद रखना आपको, बिल्कुल याद रखें, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है, इसलिए आपको BSSC का एग्ज़ाम जो है, जैसे CGL हो गया, BSO का एग्ज़ाम हो गया, या BPSC ASO हो गया, तो उस टाइप का कोई भी एग्ज़ाम है, BPSC वाले में तो कम चांस है, लेकिन BSSC का जो एग्ज़ाम है, BSSC ये फेवरेट है, वो हो सकता है इंटर लेवल में भी पूछ दे, इसलिए इसको याद रख लेना आपको। आगे बात करें सर्कुलर डिस्क का। अब देखिए रिंग और डिस्क में अंतर क्या है, रिंग में बीच में खाली है, लेकिन डिस्क में खाली नहीं रहता। जैसे कैसेट होता है, जो टीवी का कैसेट, DVD CD का कैसेट होता है, वो बीच में खाली नहीं होता है, ठीक है। तो उस कैसेट को अगर हम लोग बीच से घुमाएंगे, ऐसे करके केंद्र से घुमाएंगे, तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mr²/2। याद रखिए, अगर बीच में इसका खाली कर दिया जाए तो ये यही इसका आंसर होता है mr²। देखिए, जो कि रिंग में था, रिंग में अगर सेंटर से घुमाते थे तो mr² आता था, जबकि बीच में अगर भर दिया गया, इसमें बीच में मटेरियल भर दिया गया, तो mr²/2 हो जाएगा, mr²/2 हो गया। वही सर्कुलर डिस्क का डायमीटर से ले जाते हैं, डायमीटर से, तो हो जाएगा mr²/4। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के डायमीटर के बीचों बीच क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड। अगर ये सिलेंडर सॉलिड है, अंदर में पूरा भरा हुआ है, तो इसका हो जाएगा mr²/2। लेकिन ये सिलेंडर अगर खोखला है, अंदर में कुछ नहीं है, सिर्फ किनारे के, जैसे रिंग और डिस्क में अंतर था, वैसे ही सॉलिड सिलेंडर और खोखला सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में अंतर होता है। तो ये अगर हॉलो सिलेंडर में खोखला है अंदर में, तो इसका हो जाएगा mr², ठीक है। अब स्फेयर का बात करते हैं। स्फेयर पूरा अगर सॉलिड है, पूरा सॉलिड है, यानी कि बाहर अंदर पूरा भरा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 2/5 mr²। लेकिन यही स्फेयर अगर खोखला है, खोखला हो गया, अंदर से कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर में है, तो इसे बोलते हैं 4/5 mr²। जैसे कि क्रिकेट का बॉल सिर्फ बाहर में रहता है, अंदर में खोखला रहता है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/5 mr²। तो ये अगर इतना फार्मूला अगर आप याद रखते हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। समझिएगा, I इक्वल टू IC प्लस mx²। x क्या है, x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पे I सेंटर, ये एक डिस्क है, डिस्क का I सेंटर कितना होता है बताइए, सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताइए, mr²/2, mr²/2 होता है। तो यहाँ पर I कितना होगा, जो कि इससे r/2 डिस्टेंस पर है। तो हम बताए थे इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। यहाँ पर I सेंटर में mx² जोड़ देंगे, x की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, r/2। कितना डिस्टेंस पर है सेंटर से, x क्या है, x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से यहाँ पर r/2 डिस्टेंस है, तो यहाँ सेंटर से x हो जाएगा r/2, तो यानी कि mr/2 का होल स्क्वायर, यानी कि mr²/4। तो इसमें क्या करेंगे, mr²/2 में mr²/4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 3mr²/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। तो ये तो आप घर में बना लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3mr²/4। अगला देखिए, रिंग है, रिंग का सेंटर में कितना होता है, mr²। रिंग का सेंटर में कितना होता है, mr²। तो r/3 डिस्टेंस पर क्या होगा, तो यहाँ पर r/3 हो जाएगा, तो r/3 का स्क्वायर m इंटू r/3 का स्क्वायर, यानी कि mr²/9। तो किस में जोड़ेंगे, I सेंटर में, I सेंटर कितना है, mr²। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो, यहाँ पर अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, mr² प्लस mr²/9।
तो अगर इसको करेंगे तो 10/9 mr² हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 10/9 mr²। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रड का सेंटर में कितना होता है, सेंटर में होता है, देखिए सेंटर में हम लोग पढ़े थे mr²/12। तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग ये तो हम निकाल के दिए हैं। देखिए सेंटर में है रड का, देखिए सेंटर में है mr²/12, लेकिन किनारे पर होगा ml²/3। ml²/3 r नहीं l है, यहाँ पर रड का लेंथ l है, ml²/12। तो यहाँ ml²/3 प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सेंटर में है ml²/12 प्लस m कितना डिस्टेंस पर l/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पूरा लंबाई l है तो यहाँ आधा लंबाई कितना होगा l/2 का होल स्क्वायर यानी कि ml²/4, यानी कि इसमें हम लोग ml²/4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 12, ml² प्लस 3ml², तो 3 क्या हो जाएगा 4ml²/12, 4 से कट जाएगा 3 बार में, कितना आ गया ml²/3। तो यही तरीका है निकालने का, ये थ्योरम है। इस अगर आप सिर्फ सेंटर वाला याद कर लिए हैं, मान लीजिए कि आप खाली सेंटर वाला, मान लीजिए सेंटर वाला याद कर लिए हैं, आपको बाकी सब निकल जाएगा। लेकिन आप समझिएगा, एक है थ्योरी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि ये तो हम लोग निकाले जो एक ही एक्सिस में, जैसे ये लाइन और ये लाइन सेम एक्सिस पर है। अगर मान लीजिए इस पर 90 डिग्री वाला पूछ दिया, परपेंडिकुलर वाला पूछ दिया, तो वहाँ पर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम नहीं लगेगा, वहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस का फॉर्मूला लगेगा। और वहाँ पर क्या होता है, IZ = IX + IY। मान लीजिए ये IX है, क्या है IX, ये उसी एक्सिस पर है IY, और उस पर 90 डिग्री है IZ क्या निकलेगा IX + IY। ये भी फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला का उतना यूज नहीं है, बस याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है =2π/t। टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगे। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसको टी टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो वो टी उसका हो जाएगा आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन है, ओमेगा = 2π/t, यानी कि ओमेगा का जो यूनिट है वो सेकंड माइनस है, यानी कि ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा s-1, यानी कि इसी को हर्ट्ज भी बोलते हैं। जबकि इसका बात करें, हाँ नहीं, यूनिट तो इसका रेडियन पर सेकंड होगा ना, यूनिट इसका होगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है। वही अगर बात करें फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम, यानी कि इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि 2π/ω। ठीक है, 2π/ω। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इसका यूनिट होता है सेकंड के ऊपर -1, यानी कि हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ये बार बार रिपीट होगा, आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे। पहले एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो किसी भी आदमी को हिला के रख देगा, किसी भी आदमी का दिमाग हिला के रख देगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि एक, इसको ऐसे दूसरा रंग से रंग देते हैं, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी रोटेशनल एनर्जी तथा उसकी टोटल एनर्जी का अनुपात क्या होगा। 99% आदमी इसको नहीं बनाया होगा, 99.9% आदमी इस क्वेश्चन को नहीं बनाया होगा। देखिए ये है आपका इंक्लाइंड पाथ, कुछ एंगल पर है थीटा, मान लीजिए किसी भी एंगल पर थीटा पाथ पर है। ठीक है, यहाँ छूट गया है इंक्लाइंड पाथ पर लुढ़काया जाता है। यहाँ से लुढ़का दिया तो देखिए ये गोला जो है वो ऐसे गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरेगा, यानी कि इसमें दोनों वेलोसिटी होगा। एक तो वो सीधा जा रहा है तो इसमें भी होगा रेखीय वेग, और एक गोल घूमते हुए जा रहा है इसलिए ये एंगुलर वेग भी होगा, ओमेगा भी होगा। तो इसमें भी है, ओमेगा भी है, यानी कि इसमें रोटेशनल एनर्जी भी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी भी है, और एक लीनियर एनर्जी भी है, लीनियर। तो समझिएगा दोनों में अंतर। अब देखिए घूर्णन ऊर्जा क्या होता है, घूर्णन ऊर्जा क्या है समझिएगा, और रेखीय ऊर्जा क्या है। घूर्णन ऊर्जा जो होता है वो इसके ओमेगा की वजह से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ½I⍵²। घूर्णन एनर्जी वो रोटेशन की वजह से हो रहा है। जैसे वहाँ पे ½ होता था ना, mv², उसी तरह यहाँ पर m के जगह हो जाता है I और v के जगह होता है ओमेगा, तो ½ I⍵² इसका हो जाता है रोटेशनल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है ½ I⍵²। अब इसी को देखिए I कहाँ से आएगा, ये जो गोला है वो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। देखिए सॉलिड स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का I कितना होता है 2/5 mr²।
2/5 mr²। तो वहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू आई की जगह लिख दिए 2/5 mr²। अब देखिए ये भी फॉर्मूला हम पढ़े थे, v इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़े थे v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह हो जाएगा v/r, क्या लिख देंगे, तो ओमेगा की जगह क्या लिख दिए v/r का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, 2 से 2 कट गया और ये r² से r² कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5 mv², 1/5 mv²। अब देखिए रेखीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, रेखीय ऊर्जा का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/2 mv²। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, रेखीय ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा को जोड़ देंगे, तो रेखीय ऊर्जा ½ mv² और घूर्णन ऊर्जा अभी निकाले 1/5 mv², जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 7/10 mv²। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी का अनुपात। तो रोटेशनल एनर्जी बट्टा टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो रोटेशनल एनर्जी 1/5 mv² लिख दिए, टोटल एनर्जी 7/10 mv² लिख दिए। तो mv² से mv² कट गया, बचा गया 5 से 2 बार में कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7 यानी कि 2:7। बताइए आप कितना % आदमी इस क्वेश्चन को बनाया होगा, मुझे नहीं लगता है बहुत कम आदमी इस क्वेश्चन को बनाया होगा। और देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि ये तो हम आपको टाइम एंड वर्क में ही बताए हुए हैं कि वृत्तीय पथ में सर्कुलर पाथ में किया गया कार्य जो है वर्क डन वो शून्य होता है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर आपको फोर्स है, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल जब 90 डिग्री होता है तो FD cos थीटा जो होता है वर्क का वैल्यू, वो cos थीटा का वैल्यू 0 होने की वजह से 0 हो जाता है, यानी कि जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। तो वृत्तीय पथ में जो भी काम है वो शून्य इसलिए होता है क्योंकि वृत्तीय पथ में 2 फोर्स कार्य करता है, एक सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्री बल, और बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अपकेंद्री बल बोलते हैं। तो समझिएगा, अभिकेंद्री जो कि सेंटर की तरफ लगता है और अपकेंद्री बल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के फार्मूला से ये दोनों बराबर होता है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो FD cos थीटा जो होता है वर्क का फॉर्मूला, F 0 होने के कारण वो भी 0 हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा वृत्तीय पथ में जो भी काम होता है वो शून्य होता है। तो यहीं से हम लोग पढ़ते हैं वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन में भी वही सारा सेम चीज़ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल में मोशन कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर किसी भी जगह पर किसी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी या वेग का बात करें किधर होगा, देखिए वहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो जो टेंजेंट है वही उस पार्टिकल का बताएगा क्या, वही उस पार्टिकल का वेलोसिटी बताएगा। यहाँ पर है तो यहाँ पर वेग इधर होगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए इधर होगा, यहाँ पर है तो यहाँ टेंजेंट खींच दीजिए इधर हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा, हर जगह उसका टेंजेंट खींच दीजिएगा तो उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी बताएगा। तो और v का फॉर्मूला हम लोग पढ़ ही चुके हैं, v इक्वल टू ω/r। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। समझिएगा, इसमें वेग का मैग्नीट्यूड वृत्तीय पथ पर समान होता है। मान लीजिए सब जहाँ भी v निकालिएगा वो ω/r आएगा, ω/r आएगा, हर जगह v आएगा सेम। मान लीजिए कि v सेम होते हुए भी इसका एक्सेलरेशन शून्य नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u/t लीनियर वाले केस में। तो लीनियर वाले केस में क्या होता है, अगर v चेंज नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन में या वृत्तीय पथ में आपको v चेंज हो रहा है, v चेंज मतलब v में मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका दिशा बदल रहा है। देखिए यहाँ पर सब जगह v का वैल्यू मान लीजिए, यहाँ भी v है 50, 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 सब जगह v 50 है। फार्मूला लगाइएगा v बराबर 50 माइनस 50/t तो 0। लेकिन फार्मूला पे मत जाइए, फार्मूला बताता है उसके, अगर वो लीनियर मोशन का फार्मूला है, लेकिन रोटेशनल मोशन में वो फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि रोटेशनल मोशन में दिशा भी तो चेंज हो रहा है। यहाँ समझिएगा, इसकी दिशा बदल रही है। देखिए यहाँ पर दिशा इधर था, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ, मान लीजिए यहाँ पर दिशा किधर है, नॉर्थ की तरफ। यहाँ हमारी दिशा दूसरा है, यहाँ पर दिशा ईस्ट वेस्ट है, यहाँ पर दिशा दूसरा, यहाँ दिशा, हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है। तो दिशा बदलने की, वेग का डायरेक्शन बदलने की वजह से एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेग का मैग्नीट्यूड, वेग का परिमाण बराबर नहीं है, वेग का परिमाण सेम है, फिर भी उसका एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? ये सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है। अब समझिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बात करें तो वो होता है v²/r, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, अभिकेंद्रित त्वरण जो होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, वो v²/r होगा। यही f का बात करें, फोर्स का बात करें, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा mv²/r।
ये भी आपको याद रखना है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ये चीज़ तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने से आपको याद होगा, इसीलिए बार बार रिपीट कीजिए। v इक्वल टू ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, ये पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी v होता है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा टी, या कहीं कहीं डेल्टा थीटा बटा टी। ये क्या होता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टी क्या होता है, टाइम। थीटा का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड, या टी के ऊपर -1 कर दीजिए, या इसी को हम लोग हाँ टी के ऊपर -1 कर दीजिए, तो ये यूनिट होता है ओमेगा का। वृत्तीय गति को समझिए, किसी भी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए एक आवश्यक बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल कहते हैं। कोई भी बल है, उसको सेंटर पे घुमा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, तो उसको एक फोर्स का आवश्यकता पड़ेगा, वो उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ठीक है, आगे समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv²/r। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट केंद्र से दूर एक फोर्स लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और ये उसके बराबर होता है। इसका वैल्यू भी mv²/r होगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगता है। सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और केंद्र के बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बराबर होता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। इसी बल के कारण, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी बल के कारण क्या क्या होता है देख लीजिए, दूध से मक्खन निकाला जाता है। दूध से मक्खन निकालने का यही तरीका है। मौत के कुएं में गाड़ी का बैलेंस इसी बल के द्वारा बनता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मौत के कुएं में जो आपका बैलेंस बनता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल के कारण होता है, अपकेंद्री बल के कारण होता है। आगे, वृत्तीय गति में चल रही उल्टी बाल्टी से पानी नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि जो बाल्टी उल्टा रहता है, पानी नीचे गिरता अगर वो बाल्टी सिर्फ उल्टा कर देता है, लेकिन वो तो घूम रहा है गोल गोल, तो उसके बाहर में भी जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देता है और इसीलिए वो पानी नहीं गिरता है नीचे। वॉशिंग मशीन इसी बल के कारण कपड़ा साफ करता है। वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कपड़ा को साफ करता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है इसी बल के कारण घूमते रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इसी बल के कारण घूमते हैं। ठीक है, अब देखिए, वृत्तीय पथ में वेग का मान समान होते हुए भी त्वरण शून्य नहीं हो सकता। बता दिए हैं, पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि वेग की दिशा चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है बार बार, और त्वरण जो है वो v²/r होता है सर्कुलर पाथ में। आगे बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अभिकेंद्री बल बोलते हैं, किसी अन्य बल से प्राप्त होता है। हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी वस्तु को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए आवश्यक होता है कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगा, घूम नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पत्थर, मान लीजिए यहाँ पर रस्सी को पत्थर बांध दिए, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो गोल गोल तभी घूमेगा जब इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। पक्का है वो लगेगा ही लगेगा, अगर वो नहीं लगेगा तो घूम ही नहीं पाएगा गोल पाथ में। यही तो है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा बल प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। यही इलेक्ट्रिक फोर्स है जो उसे सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद कर रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या ग्रह या उपग्रह, जो भी है, सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह ले लीजिए, उपग्रह ले लीजिए या पृथ्वी ले लीजिए, वो तभी घूम सकता है जब उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। रस्सी पर पत्थर लगाकर घुमाते हैं तो स्ट्रेस फोर्स लगता है। रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होता है उसको तनाव बल बोलते हैं, वही तनाव बल के कारण रस्सी चारों ओर घूम पाता है। मौत का कुआं का बात करें तो मौत का कुआं में फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का बैलेंस जो होता है वही वहाँ पर उसको सर्कल में घूमने में हेल्प करता है। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होता है, वही रिजल्टेंट फोर्स उसको वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए हम लोग को काम करता है। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम पढ़े थे, ए होता है रेखीय त्वरण और अल्फा होता है कोणीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण का अगर अनुपात लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा, यानी कि आर आंसर हो जाएगा हमारा आर। कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। यदि आर है त्रिज्या, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु टी समय में एन चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए समझिएगा, ये है आपका सर्कुलर पाथ, इसमें एन चक्कर लगा रहा है, एन चक्कर लगा रहा है। समझिएगा, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, 2πr, जो कि परिधि होता है। 2πr क्या है, परिधि। यहाँ से मान लीजिए घूम के फिर से यहीं पर आ गया तो क्या हो गया, उसका परिधि हो गया। परिधि क्या होता है, 2πr।
तो यही तो चक्कर लगाया। तो n चक्कर अगर लगा लिया, n चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, 2πr को n से गुना कर दीजिए, 2πrn। तो रेखीय वेग क्या हो जाएगा, रेखीय वेग, रेखीय गति, अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो टोटल दूरी बटा टाइम, तो हो गया 2πrn बटा टाइम, ये हो गया टोटल दूरी। ठीक है, ये रेखीय वेग हो गया। जब हम लोग पढ़े थे क्या, रेखीय वेग से अगर हम लोग रेखीय वेग भी जो है इसमें अगर रेडियस को डिवाइड कर दें तो हम लोग को कोणीय वेग आ जाएगा। तो ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है, v बटा आर। यहाँ पर v तो हमारा निकल गया 2πrt बटा टी, तो आर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टी कैपिटल है तो टी कैपिटल कर दीजिए इसको। ठीक है, टी हो गया हमारा कैपिटल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और आर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2πn बटा टी, हमारा पहला नंबर ऑप्शन। अगर रेखीय वेग पूछता तो ये होता है आंसर, कोणीय वेग पूछता तो ये होता है आंसर। दोनों में अंतर क्या है, रेखीय वेग में आर है, कोणीय वेग में आर नहीं है, क्योंकि रेखीय वेग से कोणीय वेग को डिवाइड करते हैं तो आर प्राप्त होता है। ये तो पिछला क्वेश्चन था, त्वरण में था, त्वरण में भी वही है, वेग में भी वही है और मोमेंटम में भी वही है। अब देखिए, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ओमेगा इक्वल टू 1/t, ओमेगा इक्वल टू 1/t लिख दीजिए ना, ओमेगा इक्वल टू 1/t, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जैसे ही आवर्तकाल टी को बढ़ाइएगा तो ओमेगा घट जाएगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो कोणीय वेग घटेगा, और आवर्तकाल घटेगा तो कोणीय वेग बढ़ेगा। यानी कि टी और ओमेगा में यही रिलेशन है। और याद रखिएगा, ओमेगा इक्वल 2πf, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/t को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2π/t। ठीक है, ये होता है ओमेगा का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ओमेगा भी आपका बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा। यानी कि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एकदम एक दूसरे के समानुपाती होता है। अब फ्रीक्वेंसी का परिभाषा क्या है, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या, यानी कि एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए 1 बटा टाइम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा, पर सेकंड, क्या हो जाएगा, पर सेकंड, यानी कि हर्ट्ज, पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, किसी 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ 20 चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लगता है, इसका रेखीय चाल बताइए। तो आप रेखीय चाल, कोणीय चाल दोनों निकाल सकते हैं। देखिए आप समझिएगा, रेखीय चाल नहीं, कोणीय चाल यहाँ पर लिख दीजिए। क्या बताइए, कोणीय चाल, कोणीय चाल बताइए, लिख दीजिए, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कोणीय चाल बताइए। अब समझिए, यहाँ पर आर दे दिया 7 मीटर, एन दे दिया 20 चक्कर लगा रहा है, और टी दे दिया 10 सेकेंड। समझिएगा, रेखीय चाल क्या होता है, 2πrn बटा टी, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 2 × पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और एन की जगह 20 और टाइम की जगह 10, काटिएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या हो गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर पर सेकंड क्या हो गया आपका रेखीय चाल। लेकिन आपसे कोणीय चाल पूछा है, एग्जाम में क्या पूछा है, कोणीय चाल। तो कोणीय चाल क्या होता है, रेखीय चाल में से आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 88/7, ये 88/7 हमारा बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रश्न बनाना है। अब हम लोग देखिए आगे आते हैं, रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग अच्छे समझते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, घूर्णन गति क्या होता है। रोटेशनल मोशन किसे बोलते हैं, घूर्णन गति किसे कहते हैं, वह गति जिसमें कोई पिंड स्वयं से गुजरने वाली किसी अक्ष के सापेक्ष चारों ओर गति करे। हम बताए थे सर्कुलर मोशन में वो किसी सेंटर या किसी वस्तु के चारों ओर घूमता था, वही रोटेशनल मोशन में क्या होता था, वो अपने ही एक्सिस, स्वयं के अक्ष के चारों ओर घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, या इसी को घूर्णन गति बोलते हैं। समझिएगा, रेखीय गति और कोणीय गति में क्या अंतर है। देखिए, रेखीय गति में एक टर्म यूज होता था जड़त्व या इनर्शिया, क्या बोलते थे, इनर्शिया। हम लोग पढ़ चुके थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। वो क्या कहता था कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी गति की अवस्था में या विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। यानी कि जड़त्व जो है वो अवस्था परिवर्तन का विरोधी है, अगर वो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा। और जड़त्व का जो गुण होता है उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो मास है, यानी कि द्रव्यमान है। जैसे मान लीजिए ट्रेन, हम बताए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, ट्रेन, कार और साइकिल में किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, जिसका ट्रेन का मास सबसे ज़्यादा है तो ट्रेन का जड़त्व भी सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि ट्रेन को रोकने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वहीं साइकिल का जड़त्व सबसे कम होगा, इसलिए साइकिल को रोकने के लिए सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो यही जड़त्व जो है वो रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोणीय गति। वहाँ पे जड़त्व की जगह एक टर्म यूज होता है, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग मास है, डिस्क्रीट मास है। मान लीजिए यहाँ पर m1 मास है जो कि कितना डिस्टेंस पर है, ये बीच में एक सेंटर है, ये बीच का एक सेंटर, मान लीजिए ये एक सेंटर है, बीच का एक सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। तो मान लीजिए m1 मास r1 दूरी पर है, m2 मास जो है वो r2 दूरी पर है, m3 जो है मास वो r3 की दूरी पर है। उसी तरह करते करते m4, m5, m6, m7 जो है वो क्रमशः r4, r5, r6 और r7 की दूरी पर स्थित है। तो जो I का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन क्या होता है, mn/n का स्क्वायर। r जो है वो 1 से n तक जाएगा। r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r जाएगा 1 से लेकर n तक। तो मान लीजिए r को 1 रखते हैं तो m1r1 यानी कि m1r1 का स्क्वायर, r को 2 रखिएगा, समेशन का मतलब प्लस, समेशन का मतलब प्लस, तो प्लस हो गया m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर, तब तक जुड़ता जाएगा जब तक वो nवां लास्ट टर्म तक ना पहुंच जाए, mn/n का स्क्वायर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम लोग ये समझते हैं कि, और एक चीज़ और समझिएगा, I अगर कम है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम है तो कोणीय वेग जो है वो ज़्यादा होगा। देखिए मान लीजिए इसको छोटा कर दीजिए, मान लीजिए इसको, ये इतना बड़ा बॉडी है, ठीक है, इसको छोटा कर दीजिए तो ये बॉडी छोटा हो जाएगा, यानी कि इसको घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ओमेगा नहीं, घूमने में कम टाइम लगेगा, ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर I कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, ओमेगा ज़्यादा, कोणीय वेग ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन I ज़्यादा है, ये बॉडी बड़ा है, उतना बॉडी को ट्रेवल करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ओमेगा जो है कोणीय वेग कम हो जाएगा। I का ओमेगा से यही रिलेशन है, और ये रिलेशन एग्जाम में अगर आपसे पूछता है, फंस जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कहाँ से आंसर बनेगा। I कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो कोणीय वेग ज़्यादा हो जाएगा, I ज़्यादा हो गया तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, I के बारे में हम पहले बता चुके हैं, देखिए यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पहले बता चुके हैं, कहाँ बताएं, ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका जो कि BSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। रिंग, सर्कुलर रिंग का बता चुके हैं, रिंग का डायमीटर के अराउंड बता चुके हैं, हम रड का बता चुके हैं, हम डिस्क का बता चुके हैं, हम सिलेंडर का बता चुके हैं, हम स्फीयर का बता चुके हैं। अब इससे ज़्यादा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अगर इतना याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि घूर्णन नृत्य करती हुई एक बालिका, ये डांस कर रही है, डांस करते करते अचानक वो अपना हाथ फैला देती है। देखिएगा, मान लीजिए घूम रही अचानक अपना हाथ फैला देती है, तो क्यों हाथ फैलाती है समझिएगा, वो अपना स्पीड को घटाने के लिए हाथ फैलाती है। जैसे मान लीजिए कोई महिला को अगर स्पीड बढ़ाना है तो हाथ को वो नीचे कर लेगी, स्पीड घटाना है तो हाथ को फैला लेगी, ये तरीका है। कैसे समझिए, I = mr² फॉर्मूला होता है, यानी कि जैसे ही वो हाथ को फैलाएगी तो R क्या हो जाएगा, ज़्यादा, R ज़्यादा हो गया तो I क्या हो जाएगा, I भी हमारा, देखिए I जो है वो R का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो I भी ज़्यादा हो जाएगा। I ज़्यादा होने से ओमेगा कम हो जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं, I अगर ज़्यादा होगा तो कोणीय वेग कम हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा। तो यानी कि I ज़्यादा होने से ओमेगा कम हो गया, यानी कि वो अपना एंगुलर स्पीड को कम करना चाहती है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे जो डांस करती होगी मूवी में, अगर उसको स्पीड में डांस करना होता है तो अपना हाथ को ऐसे करके अपना यहाँ पर अपना पैर के पास ऐसे सटा लेती है, तो स्पीड उसका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपना बाँह को फैलाएगी उसका स्पीड ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, यही तरीका है। तो जैसे ही कोणीय वेग घटा तो T का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π/ओमेगा। तो ओमेगा जब कम हो गया तो T क्या हो गया, बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उसको घूमने में ज़्यादा समय लगेगा। ओमेगा कम होने से टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने का मतलब वो अब पहले अगर मान लीजिए 2 सेकंड में घूमती थी, अब वो उसको 4 सेकंड लगेगा घूमने में, यानी कि उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। नोट्स बनाइए, बार बार लिखिए, बार बार लिखने से आपको याद होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई लड़की अपने बाहें फैला ले तो क्या होगा, कोणीय वेग घट जाएगा, कोणीय वेग घटने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक उसी का उल्टा, यदि कोई लड़की अपने हाथ नीचे कर ले, पैर में सटा ले तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा, वो स्पीड से घूमने लगेगी, स्पीड से घूमेगी तो उसका टाइम कम हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। R बढ़ेगा तो I बढ़ जाएगा, I बढ़ने से ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा घटने से टाइम बढ़ जाएगा। ओमेगा और टाइम एक दूसरे का उल्टा है। आगे समझिएगा, घूर्णन करती टेबल पर अचानक कोई बच्चा आकर बैठ जाता है, उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, टाइम का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ये फॉर्मूला हम अब आपको कब पढ़ाएंगे, थोड़े देर बाद SHM में पढ़ाने वाले ये फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला में कहीं भी m टर्म नहीं आया है, यानी कि मास जो है वो टर्म कहीं नहीं आया है। तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास,
मास से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए उस पर अगर एक बच्चा नहीं, कोई बच्चा आकर नहीं, 1000 बच्चा आकर भी बैठता है तो याद रखिएगा उसका टाइम वही रहेगा जो पहले था। टाइम में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ओमेगा में भी कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम में भी चेंज नहीं आएगा, ओमेगा में भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि जितना स्पीड से घूम रहा था वो उतना ही स्पीड से घूमता रहेगा। और उस पर 100 बच्चा भी आके बैठ जाए तो। यहाँ समझ में आया। अब आते हैं टॉर्क के बारे में समझते हैं। बल आघूर्ण, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स और क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा की लंबाई, ये रेडियस, जितना जिस जगह पर वो काम कर रहा है, एक्शन हो रहा है, तो जिस एक्शन लेंथ ऑफ एक्शन वर्क, जो एक्शन लेंथ है उसका जो लंबाई होता है उसी को बोलते हैं आर। आर जो है वो एक्शन का लेंथ है जहाँ पर एक्शन हो रहा है। तो टॉर्क, टॉ का मतलब होता है, इसको टॉ बोलते हैं, टॉ, इसको पढ़ते हैं टॉ। टॉ जो है वो टॉर्क, टॉर्क को टॉ से दिखाते हैं। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि ये फोर्स और रेडियस का वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे हम आपको बताए थे 2 तरह का प्रोडक्ट होता है। किसी भी वेक्टर को गुना करने का 2 तरीका है, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर होता है। तो वर्क और पावर जो हम लोग पढ़े थे वो डॉट प्रोडक्ट था, इसीलिए वो स्केलर था। लेकिन यहाँ पे टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि टॉर्क जो है वो फोर्स और रेडियस का कैसा प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है। इसीलिए क्योंकि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हम लोग को एक वेक्टर मिलेगा, एक सदिश राशि मिलेगी। इसलिए टॉर्क जो है वो एक सदिश राशि है। यूनिट का बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका यूनिट होता है मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और न्यूटन क्या होता है? मास इंटू लेंथ इंटू टी का पावर -2, और इसका एल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ml2t-2 टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि विमा हो जाएगा। अब समझिएगा, एफ जो है वो क्या है? आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स, और आर क्या है? क्रिया रेखा की लंबाई, यानी कि जहाँ पर एक्शन हो रहा है उसका लंबाई। ठीक है, इस दोनों को अगर गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसका गुणनफल, यही टॉर्क कहलाता है। अब समझिएगा, टॉर्क हमेशा फिक्स होता है, निश्चित होता है, वो कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, चेंज क्या होगा? एफ और आर में ही चेंज होगा। मान लीजिए टॉर्क 10 है, मान लीजिए टॉर्क कितना है? 10 है, और फोर्स आपका 10 है, तो रेडियस कितना होगा? 1, तब ना 10 × 1 10 होगा। लेकिन मान लीजिए फोर्स को आप 5 कर दिए, तो रेडियस को आपको 2 करना होगा, क्योंकि 10 जो है वो फिक्स है, टॉर्क जो है वो फिक्स है। अब मान लीजिए फोर्स को आप 1 कर दिए, तो रेडियस को 10 करना होगा। यानी कि आप समझिएगा, अगर फोर्स बढ़ता है तो रेडियस क्या होगा? घटेगा। ठीक है, रेडियस घटेगा, या फोर्स को घटाना है तो रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। यही तरीका हम लोग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर आपको रोड पे रखा हुआ, रोड पे एक पत्थर रखा हुआ है, पत्थर को आप हाथ से ढकेल रहे हैं, वो पत्थर नहीं खिसक रहा है, बहुत भारी पत्थर है। लेकिन वही अगर पत्थर आप एक लोहा का छड़ लाते हैं और छड़ से इसको खसकाते हैं तो वो खसक जाता है। रीज़न क्या है? एक पत्थर को खिसकाने के लिए आप हाथ लगाकर अगर खिसकाते हैं तो नहीं खिसकेगा, लोहे का छड़ लगाकर खिसकाते हैं या सब्बल लगाकर खिसकाते हैं, वो खिसक जाएगा। रीज़न क्या है? जब आप हाथ लगाते हैं तो आपका रेडियस क्या है? कम है। हाथ का लंबाई छोटा होता है ना, रेडियस कम है, तो वहाँ पर फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा में फोर्स लगा, क्योंकि रेडियस कम है तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप लोहे का छड़ लगाते हैं या सब्बल का यूज करते हैं तो वहाँ पर रेडियस क्या है? ज़्यादा है, आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, यानी कि बल आपको कम लगाना पड़ेगा। यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को खसकाने के लिए लोहे का रड से ऐसे करके हम लोग अगर लगाते हैं तो वो आराम से खसक जाता है। आप देखिए, टॉर्क समझते हैं किसको बोलते हैं? जैसे किसी भी बॉडी को लीनियर मोशन में लाने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? फोर्स का यूज करना पड़ता है। उसी तरह किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए टॉर्क का यूज करना पड़ता है। यानी कि जिस प्रकार किसी बॉडी को लीनियर मोशन में लाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है। अब समझिएगा, कपल किसको बोलते हैं? युग्म। देखिए, ये मान लीजिए कोई रड है या कोई वस्तु है, रड का दोनों सिरा पर अपोजिट डायरेक्शन पे बराबर फोर्स लगा दिए, दोनों तरफ एफ फोर्स लगा दिए, एफ ही बराबर फोर्स लगाए, और एक निश्चित दूरी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर वो है। ठीक है, तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर गुना कर देंगे तो उसको कपल बोलते हैं। यानी कि कपल बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझिएगा, जब किसी रड या वस्तु के दोनों सिरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे और वह रड या वस्तु क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो इसे कपल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये फोर्स इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, तो बॉडी ऐसे घूमने लगेगा, यानी कि बॉडी ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन ये फोर्स इधर लगता है, ये फोर्स इधर लगता है, तो बॉडी ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी कि जब भी कपल काम करेगा तो बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है कि घड़ी की दिशा के विपरीत। और कपल का फॉर्मूला आप समझ गए हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो, दो फोर्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो क्या होता है, रोटेट करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर था, अगर आर कम हो फोर्स ज़्यादा, आर ज़्यादा हो तो फोर्स कम। इसी का कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं, इसी का अनुप्रयोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पहला, ये दरवाज़ा है, मान लीजिए हमारा दरवाज़ा है, दरवाज़ा आपका ऐसे ऐसे खुलता है, ये हिंज है, क्या हिंज, हिंज जो किनारे पे जो नट कसा हुआ होता है, ये दरवाज़ा का हिंज है, दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, ठीक है। और ये हैंडल यहाँ पर है, देखिए हैंडल को यहाँ पर भी लगा सकता था, हैंडल को यहाँ पर क्यों लगा, किनारे पर क्यों लगाता है, किनारे पर इसलिए लगाता है हैंडल को क्योंकि यहाँ से इसका रेडियस जो है वो ज़्यादा कर दे, रेडियस को ज़्यादा कर दे। अगर यहाँ लगाता तो रेडियस कम हो जाता, दूर लगाया है इसलिए रेडियस को बढ़ाया है। रेडियस बढ़ने की वजह से हम लोग को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कम ताकत लगाकर ही हम लोग दरवाज़ा को खोल लेंगे। यही रीज़न है। देखिए, हैंडल्स आर इंस्टॉल्ड एंड फिक्स्ड एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, हिंज यानी कि जो यहाँ पर कॉर्नर जहाँ पर वो घूमता है, हिंज ऑफ द डोर, हिंज से ज़्यादा दूरी पर लगाया जाता है ताकि रेडियस अगर बढ़ जाए तो हम लोग को कम ताकत लगाना पड़े दरवाज़ा को खोलने के लिए। हैंड पंप ऑफ वाटर हैव लार्जर हैंडल्स, यानी कि जो हैंड पंप है, ये देखिए चापाकल है, हैंड पंप से पानी निकलता है, तो ये इसका जो लेंथ है, ये मान लीजिए आप देखिएगा, यहाँ पर जब आप पकड़िएगा ना तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पकड़िएगा कम फोर्स लगेगा, और जितना नीचे पकड़िएगा उसमें उतना ही कम ताकत लगेगा, कम ताकत लगाकर आप उसको चला सकते हैं। यानी कि हैंड पंप ऑफ वाटर हैव लार्जर हैंडल, क्योंकि आर को जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो फोर्स हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। चारा काटने की मशीन में हैंडल सेंटर से दूर रहता है। देखिए यहाँ पर आपको चारा रखते हैं और ये मशीन रहता है, मशीन ये यहाँ पर पकड़ते हैं, जैसे जैसे इसको मारते हैं चारा यहाँ पर कटते जाता है, तो ये जितना दूर आप पकड़िएगा आपको उतना कम ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर बढ़ने से आपका फोर्स जो है वो घट जाता है। पत्थर की चक्की देखिएगा, ये पत्थर का गांव घर में लेडीज लोग उसको यूज करती है, यहाँ बीच में छेदा रहता है, यहाँ पर आप दाल डालिए, चावल डालिए, कुछ भी डालिए, वो अंदर जाता है और पिस जाता है, और घुमाने वाला यहाँ कॉर्नर पर लगा होता है, इसको गोल गोल घुमाता है तो बीच में चावल पिसते जाता है या दाल पिसते जाता है। तो पत्थर की जो चक्की होती है जिसमें दाल या चावल पिसा जाता है, उसका हैंडल जो है, उसका हैंडल परिधि पर या किनारों पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आर यहाँ से सेंटर से देखिएगा तो आर जो ज़्यादा हो जाता है, आर के ज़्यादा होने की वजह से देखिएगा, आर ज़्यादा होने से फोर्स हम लोग को कम लगाना पड़ता है। वही कंसेप्ट है, टॉर्क का ही कंसेप्ट है, ठीक है। स्लाइड रिंच जो होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, स्लाइड रिंच देखिएगा यहाँ पर, ये इसका लंबाई जो है लंबा देता है, और लंबा कर दीजिए इसको, थोड़ा और लंबा कर दीजिए तो और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको मान लीजिए और लंबा कर दीजिएगा, और कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जितना दूर रहेगा उस पर इतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फावड़ा यानी कि वो क्या बोलते हैं जिससे ये ऐसे जो रहता है, क्या बोलते हैं हम लोग, फावड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग गाँव घर में, फावड़ा जो यूज होता है वो जितना उसका हैंडल जो लंबा रहेगा, उसका आर जितना लंबा रहेगा फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा। कुल्हाड़ी देखिएगा, कुल्हाड़ी जो काटते हैं लकड़ी, कुल्हाड़ी के लिए क्या करेगा, जितना लंबा उसका लकड़ी रहेगा, बेंत जो बोलते हैं, उसका बेंत जितना लंबा रहेगा, उसका हत्था जितना लंबा रहेगा, तो आर लंबा होने से उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम ताकत लगाकर ही हम लोग लकड़ी को काट सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट किसका है, ये कपल का है या टॉर्क का कंसेप्ट है। टॉर्क के सिद्धांत पर 4 गो चीज़ काम करता है। पहला है स्क्रू जैक, जो कि गाड़ी को उठाने के लिए यूज होता है। दूसरा है ट्रॉली देखिएगा, यहाँ पे ट्रॉली लगा होता है, इसमें मान लीजिए कुछ भी भरा हुआ है, इसको जब भी उठाना है तो यहाँ एक स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग इसको उठाता है और ये ट्रॉली गिर जाता है। ये भी आपका टॉर्क के सिद्धांत पर ही काम करता है। घिरनी जो है, पुल्ली, जो घिरनी को क्या बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं। तो पुल्ली भी आपका क्या है, टॉर्क के सिद्धांत पर ही काम करता है। उत्तोलक यानी कि लीवर, LEVER होगा, LEVER लीवर भी आपका क्या बोलते हैं, टॉर्क के सिद्धांत पर ही काम करता है। और ऐसा चीज़ जो टॉर्क का यूज करके हम लोग का काम आसान करे, काम हम लोग का ईजी करे, उसको हम लोग सरल मशीन बोलते हैं, सिंपल मशीन बोलते हैं। यानी कि ऐसा मशीन जिसे कम बल लगाकर, ये आपको डेफिनेशन नहीं होना चाहिए था। ऐसा मशीन जिसे कम बल लगाकर समान कार्य सुविधानुसार किया जा सके उसे सिंपल मशीन बोलते हैं। ये तो है ही, लेकिन जिससे काम सुविधानुसार बनाया जा सके, जिससे काम में सुविधा हो, काम में क्या हो, सुविधा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, सिंपल मशीन बोलते हैं। और सिंपल मशीन का एग्जांपल है पुल्ली, जिसको घिरनी बोल रहे हैं, लीवर, व्हील चक्की, पवन चक्की वगैरह होता है ना,
विंड मिल, स्क्रू वगैरह, ये भी एक सिंपल मशीन का एग्जांपल है। हम लोग को इसमें से पुल्ली नहीं पढ़ना है, सिर्फ लीवर। एग्जाम में आपसे सिर्फ लीवर पूछता है। और लीवर किसका फेवरेट क्वेश्चन है? तो आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम का बेस्ट फेवरेट है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का फेवरेट है ये। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में ये लीवर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे का किसी भी एग्जाम में ग्रुप डी में भी पूछ देता है और एनटीपीसी में भी पूछ देता है, लीवर से संबंधित प्रश्न पूछ देता है। चलिए अब हम लोग आते हैं लीवर यानी कि उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक भी टॉर्क के सिद्धांत पर ही काम करता है। उत्तोलक सामान्यतः एक छड़ है, एक रड है जो किसी बिंदु के सापेक्ष घूमती है। यानी कि लीवर इज अ सिंपल मशीन। लीवर एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। सिंपल मशीन क्या होता है हम बता चुके हैं। लीवर एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है जो कि विच इज ए स्ट्रेट और इंक्लाइंड रड, जो या तो स्ट्रेट रड हो सकता है या तो इंक्लाइंड झुका हुआ रड हो सकता है। मेड टू टर्न या रोटेट एट ए पॉइंट इंडिपेंडेंटली या फ्रीली, जो किसी भी वस्तु को रोटेट करने के लिए या घुमाने के लिए, टर्न करने के लिए, फ्रीली इंडिपेंडेंटली टर्न करने के लिए यूज होता है। यानी कि लीवर समझिए, एक तरह से समझिए आदमी का काम को आसान करती है और किसी बिंदु के रिलेट में वो घूमती है, किसी बिंदु के सापेक्ष में वो घूमती है। उत्तोलक के तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन घटक होते हैं। पहला है एफर्ट यानी कि आयास, जिस पर बाह्य बल लगाया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एफर्ट क्या है? ये एक जगह है जहाँ पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, यानी कि ये एक तरह का इनपुट है। अगर हम लोग इनपुट देते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो एफर्ट या आयास कहलाता है। लोड क्या होता है? लोड एक आउटपुट है, यानी कि वेट कैरीड बाय लीवर। लीवर जो वेट को कैरी करता है या जहाँ पर आउटपुट मिलता है या जो वह काम करता है, वो क्या है? लोड है। एक्चुअल जो उसको काम करना रहता है वो लोड पर ही करता है। जैसे सरौता क्या है? सरौता का काम है सुपारी को फाड़ना, नट क्रैकर, नट को तोड़ना। तो नट को जो क्रैक करेगा, वो नट को तोड़ना उसका मेन काम है। तो जहाँ पर मेन वर्क होगा वो लोड होता है। जैसे जहाँ पर सुपारी को रखेंगे, वो सुपारी जहाँ रखते हैं वो होता है लोड। फलक्रम क्या होता है? जिस पॉइंट के अराउंड मूव करती है, वह बिंदु जिसके चारों ओर गति होती है। द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द रड ऑफ द लीवर मूव्स, जहाँ पर वो रड या लीवर मूव करता है उसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। यानी कि आयास, भार और आलम्ब। समझिए, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट, ये एक बिंदु है जिसके अबाउट रड को घुमाना है। ये एक तख्ता है। ये क्या है? एक तख्ता है। तख्ता के ऊपर यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ, बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को उठाना है। हाथ से उठाएंगे तो ये भारी लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर दबा देंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो दबाएं हम लोग, बाहर से फोर्स इनपुट दिए हैं, इनपुट दिए तो ये हो गया एफर्ट, यानी कि ई यानी कि एफर्ट, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट है, इस बीच पॉइंट के अराउंड ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। ये एक फिक्स पॉइंट है, तो ये हो गया फलक्रम यानी कि एफ फिक्स पॉइंट हो गया। और ये है आपका जहाँ पर लोड रखा गया है, बक्सा को उठाना है, ये मेन काम है हमारा। ये बक्सा उठ गया यानी कि ये हमारा आउटपुट है। जो आउटपुट है उसी को बोलते हैं लोड, यानी कि एल। समझ में आ गया? लोड को बोलते हैं भार, फलक्रम को बोलते हैं क्या? आलम्ब, और एफर्ट को बोलते हैं आयास, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एफर्ट से फलक्रम का दूरी को बोलते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है, एफर्ट आर्म। और लोड से फलक्रम का दूरी, लोड से जो फलक्रम का दूरी है उसको बोलते हैं लोड आर्म। तो एक हमारा कंसेप्ट है जिसको लीवर का थ्योरी ऑफ लीवर बोलते हैं। वो क्या बोलता है? एफर्ट को अगर एफर्ट आर्म से गुना कर दें तो वो लोड और लोड आर्म के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। ये है कंसेप्ट ऑफ लीवर, थ्योरी ऑफ लीवर, ठीक है। एक मशीन का एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? किसी भी मशीन का एफिशिएंसी निकालने का तरीका है वर्क डन बाय मशीन जो भी वर्क करता है बटा इनपुट जो हम लोग देते हैं इंटू 100, वर्क बटा इनपुट इंटू 100। और इसके सिद्धांत पर एक और फॉर्मूला निकलता है मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? लोड बटा एफर्ट, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट बटा इनपुट। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो लीवर हमारा 3 तरह का होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर देखिएगा, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में देखिए, इसको यहाँ लिख ही देते हैं। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप ऑफ लीवर होता है। थर्ड टाइप, ठीक है। 3 टाइप का लीवर होता है। जो फर्स्ट टाइप का लीवर है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है,
सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है और थर्ड टाइप में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है। यानी कि समझिएगा, सबसे अच्छा किसको माना जाएगा? सबसे अच्छा माना जाएगा सेकेंड टाइप को। सेकेंड टाइप को सबसे बेस्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल एडवांटेज आपको 1 से ज़्यादा दे रहा है। यानी कि आप कम काम कर रहे हैं और ज़्यादा इससे आप क्या बोलते हैं आउटपुट निकाल ले रहे हैं। यानी कि इसमें क्या है, ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम इनपुट देकर ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं और ये सबसे ख़राब है। थर्ड वाला जो है सबसे ख़राब है, सबसे ख़राब है। और ये क्या है, एवरेज है। जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है, तो इनपुट बटा आउटपुट 1 आ गया। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज 3 लीवर में 3 तरह का होता है। तो चलिए 3 टाइप का लीवर कौन है उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लीवर, 3 प्रकार के लीवर होते हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। पहला टाइप का जो लीवर होता है, फर्स्ट टाइप का लीवर, प्रथम श्रेणी के उत्तेलक, इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तेलक। पहला टाइप का जो लीवर होता है उसमें याद रखिएगा फलक्रम बीच में होता है, एफ बीच में होता है। ठीक है, इसका ट्रिक है आ भा आया, यानी कि पहला वाला में आ यानी कि आलम्ब बीच में होगा, दूसरा में भा यानी कि भार बीच में होगा, तीसरा में आयास बीच में होगा। इंग्लिश में बोले तो फ्ली है इसका ट्रिक। यानी कि फलक्रम होगा बीच में पहला में, दूसरा में लोड बीच में होगा, तीसरा में एफर्ट बीच में होगा। यानी कि पहला वाला में फलक्रम बीच में होगा, दूसरा वाला में लोड बीच में होगा, देखिए यहाँ पर लोड बीच में होगा, तीसरा वाला में एफर्ट बीच में होगा। तो यही तरीका है आपको निकालने का, आपको पता करने का कि कौन सा लीवर किस टाइप का है। पहला टाइप का लीवर का बात करते हैं, कैंची देखिए ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर आप नट रखते हैं, यहाँ पर आप कपड़ा को फाड़ते हैं। ठीक है, कैंची से काटते हैं। तो जो कपड़ा काटेंगे वो हो गया क्या, लोड हो गया। बीच में है आपका फलक्रम और साइड में आपका आप एफर्ट लगा रहे हैं। आप ताकत कहाँ लगाते हैं, किनारे पे लगाते हैं। याद रखिएगा, कैंची में बीच में क्या हो गया, फलक्रम। ठीक है, तो जब भी फलक्रम बीच में हो, बीच से आपको पकड़ना है। बीच में फलक्रम होगा तो वो फर्स्ट टाइप का होगा। एग्जाम्पल समझिएगा, कैंची, तराजू, देखिए तराजू में आप क्या करते हैं, बीच में उठाते हैं। एक तरफ आपका लोड रहता है, एक तरफ एफर्ट रहता है। तो तराजू जो है वो भी आपका फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में आता है। साइकिल का ब्रेक भी फर्स्ट टाइप में आता है। पिलास जो होता है, देखिएगा पिलास आपका रहता है, पिलास ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप पिलास में ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप दबाते हैं तो लोड हो गया, एफर्ट हो गया। यहाँ पर आप कोई चीज़ को काटना रहा, अब बीच में है फलक्रम, तो फलक्रम जैसे बीच में आ गया वो फर्स्ट टाइप का आ गया। पेचकस भी आपका फर्स्ट टाइप में आता है। और फर्स्ट टाइप के लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, यांत्रिक लाभ कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में क्या होगा बताइए। सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में लोड बीच में रहेगा, जैसे कि सरौता का बात करें, सरौता देखिए ऐसा होता है, ऐसा। फलक्रम किनारे में है, यहाँ पर आप रखिएगा कुछ नट क्रैकर, सरौता को नट क्रैकर भी बोलते हैं। बीच में सुपारी रखिएगा और यहाँ किनारे से दबा दीजिएगा। यानी कि फलक्रम किनारे हो गया, बीच में लोड रहेगा, तो लोड आपका बीच में जहाँ भी रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ लीवर बोलेंगे। जैसे नींबू निचोड़ने का मशीन, तो नींबू कहाँ पर, नींबू को कहाँ रखिएगा, देखिए यहाँ पर ऐसा रहता है, ऐसे यहाँ पर नींबू को रखते हैं और यहाँ किनारे में फलक्रम, नींबू लोड, यहाँ एफर्ट, तो एल हो गया बीच में। एल जब भी बीच में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर। उसी तरह दरवाज़ा भी हमारा सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में आता है। तंबाकू काटने की मशीन भी आपको सेकेंड टाइप में आएगा। स्टेपलर जो मारते हैं आप, देखिएगा कागज़ में जब स्टेपलर मारते हैं तो वो किनारे पर लोड जो है बीच में रहता है, और हमारा फलक्रम साइड में रहता है, एफर्ट बीच में लगाते हैं। ठीक है, लोड बीच में रहता है। तो ये जो है सरौता, क्या बोलते हैं, स्टेपलर भी आपका सेकेंड टाइप में आता है। पंचिंग मशीन वो भी सेकेंड टाइप में आता है। एक हाथ वाली कचरे की गाड़ी भी आपका सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में आता है। और याद रखिएगा, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में आपको मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। थर्ड टाइप ऑफ लीवर में आपका एफर्ट बीच में रहेगा, यानी कि बीच में ताकत लगे। जैसे रोटी उठाते हैं तो कैसे बीच में ताकत लगा के उठाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये है रोटी उठाने वाला है, यहाँ पर आप रोटी रखते हैं, यहाँ से आप दबा के उठाते हैं, बीच में आप एफर्ट लगाते हैं और किनारे में फलक्रम। तो जहाँ रोटी रखते हैं वो हो गया लोड। ठीक है, तो ये हो गया, रोटी यहाँ पर रखते हैं तो लोड, बीच में आप ताकत लगाते हैं तो वो हो गया एफर्ट, और किनारे में फलक्रम। तो एफर्ट बीच में आया तो वो थर्ड, यानी कि चिमटा जो है वो थर्ड टाइप में आता है। चाहे वो रोटी का चिमटा हो या कुछ भी उठाने वाला चिमटा हो, वो चिमटा आपको थर्ड टाइप में आएगा। मनुष्य का हमारा हाथ भी थर्ड टाइप में आता है। देखिए मान लीजिए हमारा हाथ है, यहाँ पर आप लोड रखते हैं,
ताकत आप बीच से लगाते हैं, ठीक है। आपका जो केहूनी है वो उसके अराउंड वो घूमता है, केहूनी के अराउंड घूमता है। तो मनुष्य का हाथ क्या हो गया, थर्ड टाइप ऑफ लीवर। किसान का हल भी थर्ड टाइप का लीवर। यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि स्टेपलर किस टाइप का लीवर में है, तो आपको मारना है सेकंड टाइप का। किसान का हल किस टाइप में है, तो थर्ड टाइप में। पेचकस कैसा है, तो फर्स्ट टाइप। पिलास कैसा है, तो फर्स्ट टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। और थर्ड टाइप ऑफ लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज आपका सबसे कम, <<1 होता है। चलिए अब आते हैं दोलन गति, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, यानी कि आवर्त गति है। ऐसा गति जो अपने पाथ को एक निश्चित समय के बाद दोहराए। जैसे मान लीजिए जहाँ पर वो जा रहा है कुछ समय बाद वो फिर वही उसी पाथ से वो जाए, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो दोलन क्या होता है, वह गति जिसमें कोई पिंड एक मध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमे। जैसे मान लीजिए ये है आपका स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है। मान लीजिए स्प्रिंग को हम लोग नीचे खींच देते हैं, तो स्प्रिंग जैसे नीचे खिंचाएगा ना, वो फिर जब आप छोड़िएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर नीचे वो होता रहेगा। तो ये स्प्रिंग का मोशन है। स्प्रिंग का मोशन है कि वो ऊपर नीचे होगा, यानी कि वो ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन यानी कि दोलन गति करेगा। और ऑसिलेशन होता क्या है, ऑसिलेशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, लेकिन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ, यानी कि नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, पेंडुलम में बीच में एक मास लगा था, इसको बॉब बोलते हैं, बॉब या लोलक जो बोलिए, वो लेफ़्ट और राइट घूमता है, ऐसे घूमता है। तो वो एक निश्चित पाथ को फॉलो करता है, यानी कि वो पीरियोडिक मोशन को फॉलो करता है, क्योंकि वो एक निश्चित समय के बाद अपना पाथ को दोहराता है। और वो दोनों डायरेक्शन में है, इधर साइड भी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, और इधर साइड भी है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, यानी कि दोनों पाथ को दोहराता है, इसलिए ये एक ऑसिलेशन है। और याद रखिएगा पेंडुलम का जो ऑसिलेशन या इसका स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन होता है, इसका एक स्पेशल नाम है SHM, यानी कि ऑसिलेशन को ही हम लोग SHM भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। उसी प्रकार झूले का गति, झूला जो है, झूला जो ऐसे इधर लेफ्ट राइट होता है, झूले का गति भी आपका, ठीक है, झूले का गति भी आपका कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेशन है। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लेते हैं क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इट इज़ ऑसिलेटेड पीरियोडिक मोशन, यानी कि ये एक ऑसिलेटेड मोशन तो है ही, साथ में ये एक पीरियोडिक मोशन भी है, यानी कि पीरियोडिक मोशन, यानी कि ये एक पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन दोनों डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए इस पेंडुलम का बात करते हैं, तो यहाँ देखिएगा किसी पेंडुलम में बॉब की गति, बॉब यानी कि ये जो मास लटका हुआ है यहाँ पे, वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। जब वो बीच में है तो वहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलते उसका स्पीड कम होगा, स्पीड कम होते एक समय उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस एक्सट्रीम पोजीशन में उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और बीच वाला पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि जो बीच वाला पोजीशन है उसको मीन पोजीशन बोलेंगे, और ऊपर वाला पोजीशन जो है सबसे ऊपर जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, क्योंकि वहाँ उसके बाद वो ऊपर नहीं जा पाएगा, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो उसका नीचे आएगा जैसे, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ते फिर बीच के पॉइंट पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जैसे ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा वेलोसिटी घटेगा, घटते फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यानी कि बॉब जो है वो कैसे मूव करेगा, सबसे पहले मीन पोजीशन पे है, फिर इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन 1, यानी कि जो इधर साइड है उसको 1 बोल दिए और इधर साइड है उसको 2 बोल दिए। तो एक्सट्रीम पोजीशन 1 में गया यहाँ पर, फिर वो नीचे आएगा, फिर मीन पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन, फिर वो इधर आएगा एक्सट्रीम पोजीशन 2, यानी कि इधर साइड जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन 1 है और इधर साइड जो है एक्सट्रीम पोजीशन 2 है। फिर वो आएगा मीन पोजीशन में, यानी कि वो पाथ उसका रिपीट हो रहा है बार बार, वो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है बार बार, उसका पाथ जो है वो रिपीट कर रहा है। पाथ रिपीट होने की वजह से ये एक पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। और पीरियोडिक मोशन है और वो दोनों डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में पीरियोडिक मोशन है, इसलिए इसको ऑसिलेटेड मोशन भी बोलेंगे। यानी कि SHM जो है वो एक ऑसिलेटेड मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन भी है, और वो दोनों डायरेक्शन में है। आगे बात करते हैं, जब वो मीन पोजीशन पर है, मध्य अवस्था पर है, तो उसका वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², तो ये भी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट 0 होगा, हाइट क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर कुछ हाइट होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, हाइट की वजह से होता है, पोजीशन की वजह से होता है। तो नीचे सबसे निचला पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन वही अगर बात करें एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो सबसे सीमांत अवस्था है, सबसे ऊपर वाला पोजीशन है, वहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगा, यानी कि लगभग 0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। टाइम पीरियड अगर निकालें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इस पेंडुलम का याद रखिएगा, T = 2π√L/g, 2π√L/g, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो √L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और 1/√g के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टाइम पीरियड का बात करें तो अगर हम लोग T निकाल लेते हैं तो ओमेगा निकाल सकता है। कैसे निकलेगा, ओमेगा = 2π/T, यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और 1/टाइम को क्या बोलते हैं, 1/टाइम को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ये बार बार इसको रटिए, बार बार इसको पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा, जब हम आपको साउंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर L क्या है, L है लोलक की लंबाई, यानी कि ये जितना इसका स्ट्रिंग का लंबाई है उसी को L बोलते हैं। और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था RRB में, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था, 90% आदमी इसका आंसर नहीं दे पाए। बोला था सेकेंड पेंडुलम जो है, सेकेंड पेंडुलम उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। बड़ा भयानक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, ये डिजर्विंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब बेस्ट क्वेश्चन कह देना, मतलब सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उसके लिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन डिजर्व करता है अच्छा लाइक करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो फॉर्मूला है T = 2π√L/g, यहाँ पर अगर L को हम लोग 1 मीटर ले लें तो जो टाइम आएगा वो सेकेंड पेंडुलम का टाइम आएगा। तो अगर L हमारा 1 मीटर है तो उस पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम बोलेंगे। तो लंबाई कितना होता है सेकेंड पेंडुलम का, 1 मीटर, ये आपको याद रखना है। सेकेंड पेंडुलम का लंबाई हो गया 1 मीटर। तो टाइम का फॉर्मूला डाल देंगे 2π√1/√g। अब समझिएगा, जब हम लोग पढ़ते थे g का वैल्यू कितना होता है, √9.8, और पाई का वैल्यू कितना 3.14, लगभग √g का वैल्यू पाई के बराबर होता है। जब आप कैलकुलेटर लेके निकालिए, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो √g को पाई के बराबर रख देते थे, तो लगभग आंसर समान आ जाता था, लगभग आंसर सेम आ जाता था। तो देखिए, पाई और √g कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। तो टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका टाइम होता है 2 सेकेंड। तो बहुत सारा एग्ज़ाम है, जैसे कि CDS का एग्ज़ाम है, CDS एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो सेकेंड पेंडुलम है उसका लंबाई 1 होता है, टाइम जो है 2 सेकेंड होता है। लेकिन RRB उससे भी ज़्यादा हाई चला गया, वो पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, यानी कि 1/2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, यानी कि 0.5 हर्ट्ज। बताइए कैसा क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड पेंडुलम जो होता है उसका लंबाई होगा 1 मीटर, टाइम होगा 2 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी होगा 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 0.5 हर्ट्ज। आगे आते हैं, अगला कुछ क्वेश्चन है इस टाइम पीरियड पे कुछ क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन को भी है, ये जितना भी एग्जाम्पल बता रहे हैं वो रेलवे, SSC, BSSC, इंटर लेवल, BPSC, हर एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे समझिए, यदि हम पेंडुलम को इक्वेटर से पोल पर ले जाएं, समझिएगा, इक्वेटर पर G का मान कम होता है, पोल पर G का मान ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल पर जाएंगे G बढ़ जाएगा। G क्या होगा, बढ़ जाएगा। G बढ़ने पर क्या होगा, टाइम जो है, टाइम G के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम घट जाएगा, यानी कि पेंडुलम फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि टाइम घटने से पेंडुलम फास्ट कैसे हो जाएगा। देखिए, टाइम अगर मान लीजिए घटता है, पहले हम लोग को टाइम लगता था 4 घंटा, मान लीजिए 4 घंटा टाइम लगता था, 4 सेकंड लीजिए ना, मान लीजिए हम लोग को पहले टाइम लगता था 4 सेकंड, अब हम लोग को टाइम लग रहा है 2 सेकंड, यानी कि ये यहाँ से यहाँ घूमने में इसको 4 सेकंड लगता था, अब 2 सेकंड में ही हो जा रहा है, मतलब स्पीड में घूम रहा है। तो जब भी टाइम कम होगा पेंडुलम फास्ट हो जाएगा, यही समझिएगा। अगला, यदि हम पेंडुलम को पोल से इक्वेटर पर ले जाएं, पोल पर G का मान ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर G का मान कम होता है, यानी कि G का मान पोल से इक्वेटर पर जाएंगे तो कम होगा। G कम होने से टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम जो है G के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। G कम होने से T बढ़ जाएगा, T बढ़ेगा यानी कि पेंडुलम स्लो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, समर में यानी कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, किसी भी मेटल का लंबाई बढ़ता है, लंबाई बढ़ जाता है,
लंबाई बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टी का फॉर्मूला देखिए, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, ठीक है। तो लंबाई बढ़ने से टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी कि पेंडुलम स्लो हो जाएगा। अब से क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी के दिन में पेंडुलम क्या होगा, तो गर्मी के दिन में पेंडुलम स्लो हो जाएगा। देखिए ऐसा कितना क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। विंटर सर्दी के मौसम में लंबाई घट जाएगा, टाइम घट जाएगा, यानी कि पेंडुलम फास्ट हो जाएगा, समझिए। गर्मी में पेंडुलम स्लो होगा, ठंडा में पेंडुलम फास्ट हो जाएगा। आगे, लेकिन कोई चाहता है कि हमारा बहुत जगह क्या होता है, देखिएगा एक घड़ी रहता है, पेंडुलम क्लॉक रहता है, वो पेंडुलम क्लॉक समय बताता है। आप कभी चाहेंगे कि पेंडुलम जो है वो गलत समय बताए? कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि गर्मी के दिन में पेंडुलम स्लो हो और ठंडा में फास्ट हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम का जो वो रड रहता है वो, या पेंडुलम में जो क्लॉक रहता है, जो पेंडुलम यूज होता है, वहाँ पर एक स्पेशल मटेरियल का यूज करते हैं, और उस स्पेशल मटेरियल का नाम क्या है, इनवार। इनवार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनवार, ये जो इनवार है ये आयरन और निकेल से मिलकर बना होता है। ये ना तो गर्मी में बढ़ेगा, ना ही ठंडा में सिकुड़ेगा। कभी कभी आपको इनवार नहीं देगा, आपको आंसर में मान रहा है कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन भी है, ये भी एक मटेरियल है जो पेंडुलम में यूज होता है। तो ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। एट मून, चंद्रमा पर चल गए। पृथ्वी से हम लोग कहाँ चले गए, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर जब हम लोग जाएंगे तो जी का मान वहाँ पर कम होता है। हम लोग पढ़े हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर अगर जी है तो पृथ्वी पर जी है तो चंद्रमा पर G/6 हो जाता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 हो जाता है। या यही बोलिए किसी भी वस्तु का भार जो है 1/6 हो जाता है, यानी कि जितना उसका भार है उसका 1/6 हो जाता है। तो यानी कि G से G/6 हो गया, यानी कि G जो है वो कम हो गया। G कम होने से टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/G, यानी कि टाइम जो है वो G के व्युत्क्रमानुपाती है। तो G कम होगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है और आप ऐसा क्वेश्चन मार देंगे कि किसी पेंडुलम को हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए तो पेंडुलम क्या होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा, पेंडुलम स्लो हो जाएगा। आप समझिएगा। झूला, यदि किसी झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो पेंडुलम कैसा होगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है, झूला पर व्यक्ति बैठा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है जो कि बैठा हुआ है, तो इसका लंबाई, झूले का लंबाई क्या हो गया, L1। लेकिन वही व्यक्ति खड़ा हो गया, लंबाई हो गया L2। बताइए कौन बड़ा है, L1 बड़ा है L2 से। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और खड़ा हो जाता है तो उसका लंबाई कम हो जाता है। आप सोचिएगा सर खड़ा हो गया तो लंबाई ज़्यादा ना हो गया, नहीं, लंबाई हम लोग ऊपर से नापते हैं, ऊपर से नापते हैं। यहीं पे लोग गलती करते हैं, देखिएगा लंबाई हमेशा जहाँ पर रस्सी बंधा हुआ है, ये मान लीजिए झूला है तो झूला मान लीजिए पेड़ पे बांध दिए, तो ये पेड़ है, तो पेड़ पे जहाँ रस्सी बंधा हुआ है तो उस पेड़ के आप और नज़दीक पहुँच जाइएगा। यानी कि यहाँ अगर लंबाई L1 है तो ये L2 छोटा होगा। यानी कि झूले पे खड़ा व्यक्ति अगर झूले पर बैठा व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो लंबाई उसका कम हो जाएगा, उसका टाइम भी कम हो जाएगा। टाइम कम होने से झूला फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक तो वो तो हम बता ही चुके हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपना बाँह फैला देता है ना, तो वो बता चुके हैं, R बढ़ जाएगा, R बढ़ने से I बढ़ जाएगा, I बढ़ने से ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा घट जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा वरना स्लो हो जाएगा। वो बता चुके हैं। अगर हाथ फैला दे, ठीक है, या हाथ झुका दे, वो उसमें बता चुके हैं हम आगे, ठीक ना। आप समझिएगा, यदि झूले पर बैठा व्यक्ति के पास आकर, मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके बगल में एक लड़की आकर बैठ जाए, क्या होगा, समय कटेगा ही नहीं ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस लड़का के बगल में कोई लड़की आकर बैठ जाए तो टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। यदि झूले पर बैठे व्यक्ति के पास अगर कोई लड़की बैठ जाए तो झूले के स्पीड या टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं टाइम का जो फार्मूला है 2π√L/G, कहीं भी m वर्ड का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। मास का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। आप वहाँ पर दो आदमी को क्या, दो को लड़की को बैठा दीजिए तो भी झूला को उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगता था। झूला ना तो स्लो होगा ना तो फास्ट होगा, उसको जितना पहले समय लगता था उतना ही समय लगेगा। वो लड़की आ जाए या लड़का आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, उसका टाइम उतना ही लगेगा। तो ये तो था आपको पेंडुलम से रिलेटेड जितना भी प्रश्न था वो मैंने बता दिया। एक छूट गया है, वो है सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम। देखिए अगर पेंडुलम में यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं। ये स्प्रिंग का मास m है, क्या है, मास m है। स्प्रिंग का मास जो है, सॉरी स्प्रिंग का मास नहीं है, ये स्प्रिंग में जो बॉब लटका हुआ है, बॉब, उसका मास है। ये बॉब का वजन m है, द्रव्यमान m है, तो ये नीचे इसका जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, जो इस बॉब का वेट होगा, वेट इक्वल टू mg।
अब समझिएगा, इस वेट की वजह से ये स्प्रिंग को कुछ नीचे खींचेगा। कितना नीचे खींचेगा, मान लेते हैं पहले लंबाई इतना था, अब ये नीचे खींच के कुछ लंबा हो गया, यहाँ तक आ गया, तो कितना नीचे आया, यहाँ से यहाँ एक्स डिस्टेंस नीचे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऊपर एक फोर्स लगेगा एफ। ठीक है, इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं ना। हाँ, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये फोर्स जो है इस डिस्प्लेसमेंट हुआ था एक्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे समझ में आएगा, मान लीजिए कि इसको आप ऊपर ठेल दिए, तो ये स्प्रिंग चिपक जाएगा, तो ये ऊपर डिस्प्लेस हुआ तो फोर्स नीचे लगेगा। जैसे आप इसको छोड़िएगा तो देखिएगा स्प्रिंग नीचे आएगा, यानी कि जिधर साइड आप डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस एक्स दिए हैं। तो जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट लगेगा, माइनस के एक्स। इस के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग के लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत कोई सोचता है स्प्रिंग छोटा है, स्प्रिंग लंबा है, स्प्रिंग और लंबा है, तो कितना भी लंबा हो के उसका वही रहेगा। यानी कि के जो है वो स्प्रिंग के लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत लोग का डाउट है और ये क्लियर हो गया आज। स्प्रिंग कांस्टेंट, मान लीजिए आप हर मटेरियल का अलग होगा, मान लीजिए किसी और मटेरियल का स्प्रिंग बना दिए तो अलग होगा। यानी कि प्रत्येक स्प्रिंग, जितना भी स्प्रिंग है सब का के अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का K1 होगा, किसी का K2 होगा, सब का स्प्रिंग अलग होता है। और देखिए ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पेंडुलम, इसमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√m/k, m/k। यानी कि समझिए इसमें मास आ जाता है। पहले जो पेंडुलम पढ़े थे उसका टाइम क्या था, T = 2π√L/g। ठीक है, यहाँ पर ना तो L का यूज हुआ, L का कोई बात नहीं है, ना तो G का बात हुआ। यानी कि T डज नॉट डिपेंड अपॉन G एंड L, G और L पर डिपेंड नहीं करता है, ये वहाँ के मास पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर मास का टर्म आया, और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, यहाँ पर L और G पर डिपेंड नहीं करता है। ये स्प्रिंग पेंडुलम था, इसके बारे में भी जान गए। अब आते हैं, एक अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ लीजिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, T = 2π√L/g। तो यानी कि T जो है वो √L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L को कर दिए 2 गुना, टाइम कितना हो, टाइम जो है वो L का रूट में आता है, टाइम हो जाएगा √2 गुना। √2 का फॉर्म क्या होता है, वैल्यू 1.414 गुना। यानी कि 1.414 को क्या लिखेंगे, 141.4%। तो 100% तो वो खुद में है, तो कितना बढ़ा, 41.4%, यानी कि लगभग 41% का वृद्धि हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप एग्जाम में बना सकते हैं। यही था आज का टॉपिक, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बार बार पढ़िए, MCQ बनाइए। MCQ बनाइएगा, जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा किसी भी चीज़ का तब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, अलग अलग किताब को उठा के बनाइए। जैसे आप मेरा बायोलॉजी ख़त्म करते हैं तो बायोलॉजी का पूरा वीडियो, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, किसी भी SSC का उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, और पूरा बायोलॉजी बना दीजिए। देखिए आपका कितना क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको याद कर लीजिए, आपका नॉलेज इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक इतना ही था। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।